जय हिंद साथियों, आज तारीख है 10 जनवरी 2024, दिन है बुधवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। उन सब टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। सबसे आज तक के इतिहास में सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री भी है और आपका ट्रांसजेंडर यानी गे प्रधानमंत्री है। ठीक है, अपने मुंह से बोला है, तो इसको जानना बिल्कुल भी जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कुत्तों को जान से मारने और उनके मांस को बिक्री से रोकने के लिए नया कानून पास किया है। ठीक है, 100 साल पुराना परंपरा है, उसको खत्म करना है। ठीक है, अब जो वहां के युवा लोग हैं कुत्ता का मांस खाना नहीं चाहता है। उस्ताद राशिद खान, जिनका 55 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक तरह से लोहा माना जाता था इसको। ठीक है ना, यूपी के रहने वाले थे, बदायूं के। इसका मृत्यु हो गया है। जब भी मैच देखे ना, उसमें गाना भी गाया, माय नेम इज खान में गाना गाया। आगे चलते हैं। क्या क्या है, AIODC पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है। बोलता है कि AIODC पहल जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया। आपका ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये। उसके अलावा क्या बोलता है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये लोग को सब जानते ही आप लोग। उसके अलावा साल 2024 में कितने लोकसभा सदस्यों को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एगो महारत्न होता है, एगो संसद रत्न होता है। तो दोनों बताएंगे आप लोग को। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गए, ये थोड़ा सा पुराना परसों का ही आपका न्यूज था, हम भूल गए थे। उसके अलावा क्या है, ONGC ने किस नदी बेसिन के अब तक ये क्षेत्र में अपने प्रमुख गहरे पानी की परियोजना से तेल उत्पादन शुरू किया है। ठीक है ना, तो ONGC का ये पहला योजना है और बहुत बड़ा योजना है, तो इसको हम लोग को बिल्कुल भी जानना है। आगे चलिए, लैंड एडवेंचर में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार यानी मरणोपरांत 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो कल हम लोग का जो है 2023 का जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होता है वो भी दिया गया और साहसिक पुरस्कार भी दिया गया। तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि खेल वाला तो हम बता ही चुके थे आप लोग को। उसके अलावा क्या है, यूनेस्को ने 46वें धरोहर समिति की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है। क्या है कि यूनेस्को के जो 46वें धरोहर समिति है उसका अध्यक्षता के लिए किसको चुना गया, ये बहुत इंपोर्टेंट है। VBI इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो हम लोग ये सारा क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो प्रारंभ करते हैं हम लोग यहीं से। ठीक है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये नियुक्त किया है आपका कौन हो जाएगा, गैब्रियल अटल है। ठीक है ना, गैब्रियल अटल को फ्रांस के जो है राष्ट्रपति कौन है, इमानुएल मैक्रों है, उसको नया प्रधानमंत्री उसका कौन हो जाएगा, तो क्या कहिएगा, गैब्रियल अटल हो जाएगा। ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, ये आपका कल का न्यूज है। अब आते हो थोड़ा सा आपको हम चीजों को समझाते हैं। देखिए, पहले थे एलिजाबेथ बोर्न। ठीक है, ये कल अपना पद से इस्तीफा दे दिए। 20 महीना का लगभग इसका कार्यकाल रहा और ये इस्तीफा दे दी है। और ये जो है ना, पहले शिक्षा मंत्रालय में था कौन, आपका गैब्रियल अटल, फ्रांस का। ठीक है, तो इसको उठा करके प्रधानमंत्री बनाया। 34 साल का है। ठीक है, आज तक का सबसे कम उम्र का है, 34 साल का है। और दूसरी बात है क्या ना, ये ट्रांसजेंडर है। ठीक है, ट्रांसजेंडर है और गे है। क्या कहिएगा, गे है, ट्रांसजेंडर है और गे। फ्रांस के इतिहास में सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री बनने वाला गैब्रियल अटल है। बिल्कुल भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, और ये जो है ना हिजाब विरोधी, हिजाब समझते हैं ना, जो मुस्लिम महिलाएं सब पहनती हैं। ठीक है, हिजाब विरोधी व्यक्ति हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र के हैं, फ्रांस के हैं। तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रों, ये हम लोग का भारत आने वाले हैं, है कि नहीं है। 26 जनवरी के अवसर पर, यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2024 का क्या हो जाएंगे, ये मुख्य अतिथि होने वाले हैं इमानुएल मैक्रों। और फ्रांस अभी जो है, फ्रांस का जो है मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ का आपको लीजन ऑफ, नहीं बोलते हैं, ग्रांड क्रॉस ऑफ लीजन अवार्ड दिया गया था, मोदी जी को बताए थे हम आपको। ठीक है, तो ये सारा चीज बात याद रखिएगा। और वहां के राष्ट्रपति कौन है, इमानुएल मैक्रों है। प्रधानमंत्री कौन बन गए, गैब्रियल अटल बन गए, सबसे कम उम्र के। आधुनिक फ्रांस के इतिहास में फ्रांस का सबसे युवा यानी 34 साल का पहला प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल बन गए हैं। पहले गे भी है और सबसे युवा भी है। तो ये दोनों बात याद रखिएगा कि पहले गे प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल हैं और 34 साल के हैं, सबसे युवा है। बिल्कुल भी इंपोर्टेंट है। तो चलिए थोड़ा सा आपको इसको हम दिखा देते हैं, ये देखने में कैसे लगता है। ठीक है, ये वाला बात जब है, क्योंकि 34 साल का, देखिए ये है हिजाब विरोधी है। ठीक है, ये है गैब्रियल अटल, ये फ्रांस के हैं। देखिए, देख लीजिए, फ्रांस जो है अपना फ्रांस दिवस अपना कब मनाता है, 14 जुलाई को मनाता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, क्या कहिएगा, 1789 को। ठीक है, ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। इसके बारे में, फ्रांस की क्रांति के बारे में आपको बता दिए थे बढ़िया से हम। ठीक है, लुइस 16वां को जो है क्या कर दिया गया था, इसको मार दिया गया था। और यहाँ पे जो है आपका फ्रांस में सबसे पहले गणतंत्र आया था। क्या कहिएगा, गणतंत्र सबसे पहले फ्रांस में आया था। तो फ्रांस से संबंधित थोड़ा सा इसका एरिया देख लीजिए। बेल्जियम से लगता है, लग्जमबर्ग से लगता है, यहाँ स्विट्जरलैंड है, ये इटली है, फिर इधर आपका कैस्पियन, ये आपका भूमध्य सागर है,
फिर इधर आपका स्पेन है और ये आपका अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और ये वाला जो खाड़ी देख रहे हैं ये बिस्के की खाड़ी बोलता है। किसकी खाड़ी कहते हैं? बिस्के की खाड़ी, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो चैनल होगा तो वो क्या कहिएगा? इंग्लिश चैनल है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक जल संधि भी है, डोबर जल संधि, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस का राजधानी कहाँ है? पेरिस है। कौन नदी के किनारे में बसा हुआ है? तो सीन नदी के किनारे में बसा हुआ है, ठीक है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ? लियोन से, यही है लियोन फ्रांस में, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। फ्रांस और जर्मनी के बीच हमेशा जो है आपका पहले के जमाने में विवाद हुआ करता था, अब तो कोई बात नहीं है। तो फ्रांस और जर्मनी तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो यही है कौन? पहले गैब्रियल अटल हैं, जो पहले गे प्रधानमंत्री बने हैं और फ्रांस के बने हैं और सबसे युवा बने हैं। तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और आधुनिक इतिहास में फ्रांस में ऐसा होने वाला पहली बार हुआ है। चलते हैं आगे। किस देश ने कुत्तों को जान से मारने और उनके मांस को बिक्री से रोकने के लिए नया कानून पास किया है? ठीक है। तो अब क्या है ना कि कुत्ते के मांस, कुत्ता को जान से नहीं मारना है, उसके बाद मांस को बिक्री से रोकने के लिए एक नया कानून लेके आया है। और ये कानून लाने वाले हैं कौन भैया? तो क्या कहिएगा? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? साउथ कोरिया। तो ये बिल्कुल भी समझते चलिएगा कि साउथ कोरिया एक ऐसा देश बन गया है जो अब कुत्ते का मांस खाना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ के जो युवा लोग है ना, जो आज का पीढ़ी का युवा है, ये कुत्ते के मांस को पसंद नहीं करते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए दक्षिण कोरिया की सरकार 2027 तक लक्ष्य रखा है कि 2027 तक यहाँ पे जो कुत्ता का मांस का बिक्री है और कुत्ते को जो मांस के लिए जो पाला जाता है, यानी पाल करके उसको मार दिया जाता है और उसका मांस खाया जाता है, तो ये सारा चीज तो कब तक? 2027 तक बंद करने के लिए नया कानून लाया है, ठीक है। तो अपना इसको बिल्कुल भी समझते चलिएगा। दक्षिण कोरिया आपको दिखाता है। तो दक्षिण कोरिया के इस कानून का लक्ष्य क्या है? साल 2027 तक कुत्ते को मारने और उनके मांस को बिक्री को रोकने और कुत्ते के मांस खाने की शताब्दी पुरानी परंपरा को बंद करना है। वहां पे शताब्दी मतलब 100 साल, मतलब बहुत सालों से लोग वहां पे कुत्ते का मांस का सेवन करते आ रहे हैं। इंडिया का भी कुछ आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में जाइएगा तो वहां पे भी कुछ लोग जो है कुत्ते के मांस का सेवन करते हैं, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया ऐसा करने वाले देश हो गए हैं जो कुत्ते के मांस को खाने के लिए रोकने के लिए कानून लेके आ गया है, ठीक है। तो ये कानून लाए, ये है साउथ कोरिया, ठीक है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो है, जो एक आपका रेखा है, ठीक है, इस रेखा को तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। और देखिए ये हुआ क्या ना, आपको हम बताते हैं। ये यहाँ पे पहले इस कोरिया में पहले जापान का अधिकार हुआ करता था 1945 से पहले, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले, ठीक है। फिर जब जापान चला गया तो यहाँ पे ये लोग दोनों अलग अलग हो गया। ये हो गया नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को तो तानाशा को जानते ही है, सन की चिम कमुंग है, ठीक है। और ये साउथ कोरिया, तो यहाँ थोड़ा सा ये लोग लोकतांत्रिक ढंग से सारा चीज ठीक ठाक चलता है। तो ये साउथ कोरिया, इधर आपका जापान सी, इधर आपका येलो सी है, ऊपर में जाइएगा तो रसिया है और इधर जापान है, ठीक है। और इसी जापान में आपका आया था भूकंप और इसी जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप, सबसे ऊपर वाला द्वीप है हेकोडो द्वीप। तो ये बिल्कुल भी जापान सागर, ये जापान सी है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी समझते चलिएगा, समझ गए। तो कुत्ता, दक्षिण कोरिया जो है कुत्ते के मांस पर खाने पर पाबंदी लगाने वाले कानून लेके आए हैं, देश बन गए हैं दक्षिण कोरिया, ठीक है। दक्षिण कोरिया का राजधानी कहाँ है? तो क्या कहिएगा? उत्तर कोरिया का सीओ, दक्षिण कोरिया का प्योंगयांग है ना, ठीक है। हाँ, दक्षिण कोरिया का राजधानी, मुद्रा सब सब थोड़ा सा नहीं पूछता है खास के सब देश का, तब भी आप थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उस्ताद राशिद खान जिनका 55 साल की उम्र में क्या हो गया है? कलकत्ता में निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए उस्ताद राशिद खान जो है ना, इसको कैंसर हो गया था पिछले साल, मतलब 2023 में नवंबर में हॉस्पिटल में एडमिट थे, ठीक है, कोलकाता में। तो ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये रहने वाले हैं यूपी के, ठीक है। यूपी में एक जगह है बदायूं, ठीक है। तो बदायूं के रहने वाले थे ये, तो बिल्कुल भी जानिएगा। और ये ना शास्त्रीय, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत होता ना, हम लोग हिंदुस्तानी, कल आप लोग को शास्त्रीय नृत्य बताए थे, हम बताए थे ना कि टोटल 8 प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें आपको हम लोग कल कथकली की बात किए थे, ठीक है। तो उसी तरह से शास्त्रीय संगीत भी होता है, ठीक है। तो इसी शास्त्रीय संगीत के बहुत पुरखर योद्धा माने जाते थे, बहुत कम ही उम्र में ये सीख लिए थे, यूपी के थे, और इसका 55 साल की उम्र में कलकत्ता में निधन हो गया। तो बिल्कुल भी याद रखेगा, यहाँ पे हिंदुस्तानी भी संगीत लिख दीजिए, ठीक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत है। जब भी मैं मूवी देखे ना, जब भी मैं, जो आपका शाहिद कपूर और करीना कपूर का था, उसमें एक गाना गाया था, आओगे तुम जब वो साजना, ठीक है। तो ये वाला गाना इसी का गाया हुआ है। माय नेम इज खान का एक गाना था, माय नेम इज खान में एक गाना नहीं है, बहुत बढ़िया सा गाना था, वो भी गाना को इसी ने गाया है, ठीक है ना। तो ये बहुत, ममता बनर्जी भी शोक प्रकट की है और बहुत मतलब थोड़ा सा निंदक, थोड़ा सा शोक हो गया लोगों को, ठीक है। तो कैंसर था, उसका मृत्यु हो गया। इन्हें बहुत सारा पुरस्कार भी मिला है, थोड़ा इसका पुरस्कार को जान लीजिए, क्योंकि आपको पूछ देगा। पुरस्कार ही पूछा कि राशिद खान को क्या नहीं मिला था, क्या मिला था। तो उन्हें 2006 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2022 में कला के क्षेत्र में उसको पद्म भूषण
से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो तीसरा सर्वोच्च सम्मान है भूषण, पद्म भूषण। ठीक है, और पद्मश्री भी मिला है 2006 में, और आपका अकादमी मतलब साहित्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो हम लोग के लिए बिल्कुल भी उस्ताद राशिद खान इंपोर्टेंट है। कहाँ के थे? यूपी के थे। निधन कहाँ हो गया? कलकत्ता में हो गया है। ठीक है, कैंसर से पीड़ित थे। ठीक है, और इसका बिल्कुल भी कि पद्मश्री और पद्म भूषण मिला है। पद्मश्री 2006 में और पद्म भूषण 2000 कितना कहिएगा 22 में। ठीक है, बिल्कुल भी सब चीज आपको ध्यान देते चलना है। आगे चलते हैं। AIODC क्या बोलता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ओडीसी पहल है। ठीक है, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओडीसी पहल को शुरू करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट, जो बिल गेट्स का कंपनी है। इसके सीईओ है सत्य नाडेला। ठीक है, इसको तो बिल्कुल भी जानते हुएगा। ठीक है ना, तो इसी के द्वारा आपका ये पहल शुरू किया गया। इस पहल का उद्देश्य क्या है ना, भारत में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने AIODC पहल से भारत के 1 लाख डेवलपर्स को AI टूल और एप्लीकेशन से प्रशिक्षित करेगा। ठीक है, AI नवाचार का भविष्य है, क्योंकि आने वाले समय में जब आपका जो आने वाला भविष्य का हम लोग कल्पना करते हैं, वो कल्पना में अगर AI को साइड कर दीजिएगा तो फिर वहां पे कुछ होगा ही नहीं, कोई नवाचार ही नहीं है। तो आने वाले भविष्य का जो नवाचार है, अगर आपको कोई कहेगा कि भविष्य का नवाचार क्या है, तो आप AI कह सकते हैं, पहली बात है। और दूसरी बात क्या है ना, कि ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये सारा चीज किया जा रहा है, और 1 लाख डेवलपर्स को इसको कई चरण बाय चरण बाद जो है आपको दिया जाएगा। आप पहले क्या कीजिए ना, पहले आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, फिर फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको चयनित किया जाएगा, फिर प्रशिक्षण दिया जाएगा अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, तो 1 लाख लोगों तक ये चीज करने वाला है। ठीक है, AIODC पहल किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। अब देखिए यहाँ पे ओडीसी एक क्या है ना, आपका शास्त्रीय नृत्य भी है, जो आप बताए थे, जो आपका कहाँ पे होता है, उड़ीसा में होता है, तो वो ओडीसी नहीं समझिएगा, ये AIODC है। ठीक है, चलते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और क्यों मनाते हैं तो थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपिता रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, जब पहले करमचंद, क्या बोलिएगा, करमचंद, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी थे ना, मोहनदास। ठीक है, मैंने तो बात तो बोली थी, मोहनदास करमचंद गांधी बाद में ना महात्मा गांधी हो गए। तो इसको जानना हम लोग को बिल्कुल भी जरूरी है। तो इसी के जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी को, कब आए थे? 9 जनवरी को, 9 जनवरी 2000, क्या लिख रहे हैं, क्या 1900, क्या कहिएगा, 9 जनवरी 1915 को जब वापस आए थे, कंप्लीट वापस आए थे। तो ये बहुत बड़े प्रवासी रहे हैं। ठीक है, 21 साल जो है ये अपना साउथ अफ्रीका में बिताए हैं। 23 साल की उम्र में गए थे। कितने साल की उम्र में गए थे? 23 साल की उम्र में गए थे, और 21 साल वहां पे रहे हैं। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को आए थे। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है आपका 2002 में इसका घोषणा किया गया था। अटल बिहारी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, और 2003 से हम लोग ये दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, तो अभी लास्ट टाइम आपका जो है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है इसका आयोजन किया गया था। ये याद रखिएगा, 17वां। और ये देखिए, ये आयोजन 2003 से जो हो रहा है, तो ये पहले प्रत्येक वर्ष होता था। ठीक है, 2000 क्या हो गया ना, 15 तक ये हुआ रेगुलर। 2016 से इसको क्या कर दिया गया है, ये प्रत्येक 2 वर्ष में होगा। तो 3-4 चीज याद रखिएगा। ठीक है ना, इतना सारा चीज बोले, उनको लगता है आप लोग को नहीं समझ में आया। देखिए 2002 में इसका घोषणा किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी समय उस टाइम वो प्रधानमंत्री थे। 2003 में पहली बार मनाया गया। 2003 से लेकर 2015 तक ये रेगुलर यानी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। 2016 से इसका जो आयोजन क्या द्विवार्षिक कर दिया गया। और फाइनली लास्ट टाइम जो आपका 2023 में मना है, वो कहाँ मना था? तो क्या कहिएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में मना था। बस इतना ही तो बात है। और क्यों हुआ था? तो अभी मोहनदास करमचंद गांधी कैसे महात्मा गांधी बने, थोड़ा सा इसका हम आपको कहानी समझा देते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या बोले आपको, 23 साल की उम्र में गए थे, यानी 2 अक्टूबर 1869 को। कहां पे? तो क्या कहिएगा, पोरबंदर में जन्मे। ठीक है, उसके बाद ज्यादा नहीं जाएंगे, फिर अपना मतलब इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड में एक इनर टेम्पल, ये याद रखिएगा, इनर टेम्पल। ठीक है, इनर टेम्पल कॉलेज में वहां पे अपना वकालत का पढ़ाई किए। फिर फाइनली यहाँ आए, 1 साल के करार के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1993 में गए थे। सॉरी 1900 क्या बोलना, 1893 में गए थे। ठीक है, 1893 में गए, और जाने के बाद यहाँ पे उसके साथ जाते ही, क्योंकि वो जहाँ पे गए थे वो नाटाल प्रांत में थे। दक्षिण अफ्रीका का एक जगह था नाटाल प्रांत, यही याद रखेगा। ठीक है, और यहीं पे ये जो है नाटाल कांग्रेस का स्थापना भी किए थे। कब कहिएगा? 1894 में। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल भी जानते चलिएगा। नाटाल कांग्रेस बहुत बार पूछा, 1894 में जब ये यहाँ पे गए, तो ये यहाँ से जा रहे थे ट्रेन में, तो उसका ट्रेन वाला घटना से ही इसके साथ जिंदगी में परिवर्तन हुआ। क्योंकि देखिए, ये जो पोरबंदर के थे, इसके जो खानदानी लोग थे, इसके पिता थे, इसके दादा थे, ये लोग क्या थे? दीवान थे। अब दीवान उस समय का, अंग्रेज के समय का दीवान होना एक संपन्न परिवार माना जाता है। ठीक है, गए वहां पे,
जाने के बाद पहली बार उसको गरीबी दिखा, क्योंकि फर्स्ट क्लास का टिकट लेके ट्रेन में चढ़ गए और एक स्टेशन आता है पीटर मेरिट्सबर्ग, ठीक है, तो मेरिट्सबर्ग से उसको वहां पे क्या रंग भेद की वजह से उसको खींच करके निकाल के फेंक दिया जाता है। यहाँ से गांधी जी का हृदय परिवर्तन होता है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में अपना जितना भी जो भी चीज करना है किए, और वहीं से यानी गए थे मोहनदास करमचंद गांधी बन के, और वहां से जब लौटे तो ये अपना विचार लेके लौटे महात्मा बना, ठीक है। और ये आपको फिर आगे बताते हैं। तो फिर क्या हुआ ना, वहां पे 1893 में गए और नटाल प्रांत मतलब नटाल कांग्रेस का स्थापना 1894 में कर दिए। फिर कुछ कुछ काम हुआ और फाइनली वो दो बार इस बीच में यानी 1893 से लेके 1915 के बीच दो बार भारत आए। और कब कब आए, एक बार क्या कहिएगा 1896 में आए, ठीक है, एक बार 1901 में आए। बहुत बार पूछ लेता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो है महात्मा गांधी जी मतलब शामिल हुए थे, तो 1901 ये, क्योंकि इस अधिवेशन में वो आए थे या रुके नहीं थे, अपना आए फिर वो चले गए थे 1900। और 1896 में जब आए थे तो अपनी पत्नी को लेके यहाँ से गए थे, ठीक है, कस्तूरबा गांधी, जो वहां पे सरला कानून के विरोध में आंदोलन की थी, ठीक है। पहला उसका मतलब कस्तूरबा गांधी का पहला अगर कहिएगा कि कौन सा आंदोलन था, तो वही सरला अधिनियम के लिए 18 वहां पे दक्षिण अफ्रीका में की थी, ठीक है। तो 1896 में आए, 1901 में, और फाइनली कब आए तो क्या कहिएगा, वही 9 जनवरी 1915 में आए थे, ठीक है। तो वहां पे कुछ कुछ किए। तो फिर क्या किए भैया, तो सबसे पहले इंडियन ओपिनियन याद रखिएगा, क्योंकि सब चीज पूछ लेता है वो, आपको ले लेते हैं यहाँ पे इंडियन ओपिनियन। क्या कहिएगा, इंडियन ओपिनियन पत्रिका था, 1904 में चलवाए थे, ठीक है, इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किए थे। क्या कहिएगा, फिनिक्स फॉर्म का, ये भी कब किए थे, ये 1904 में किए थे, ठीक है। उसके बाद फिर टॉलस्टॉय फॉर्म का स्थापना किए थे। टॉलस्टॉय का फॉर्म का कब किए थे, तो क्या कहिएगा 1910 में किए थे, ठीक है। एक हिंद स्वराज बुक लिखे थे, क्या कहिएगा, हिंद स्वराज बुक लिखे थे, ये क्या कब लिखे थे, 1910 में लिखे थे, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको पूछा जाता है, हम आपको जो भी बता रहे हैं, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, इतना सारा चीज वो किए थे मतलब यहाँ पे आने से पहले, ठीक है ना। तो इसका हिंद स्वराज पुस्तक तो बिल्कुल भी बहुत बार पूछा है, 1910। उसके बाद यहाँ पे जब आए 1915 में आए, 1915 में आने के बाद जो बनारस हिंदू BHU देखते हैं ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो यहाँ इसी का उद्घाटन हो रहा था। और सबसे पहले कुछ सम्मेलन में अगर भाग लिए थे तो BHU में ही लिए थे 1916 में, ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, कहाँ पे, बनारस में, ठीक है ना। ये बात, इसका राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। हम लोग के जो है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, और 1916 में सबसे पहले भाग लिए थे। और 1916 का ही आपका कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, कहाँ पे, लखनऊ अधिवेशन। कहाँ कहिएगा, लखनऊ अधिवेशन, जहां से करमचंद गांधी क्या बन गए, महात्मा बनने के रास्ते में चल रहे थे ये इसमें, ठीक है। तो ये लखनऊ अधिवेशन में यहाँ पे आपको जो राजकुमार शुक्ल बिहार के थे, जो हम लोग जो चंपारण आज के देख रहे हैं, ठीक है, राजा जनक का भूमि जिसको बोलता है, तो राजकुमार शुक्ल थे और बिरज किशोर जी थे, ठीक है। ये बिरज किशोर भी, ये भी जो है वकील ही थे। तो ये दोनों यहाँ पे इससे मिले और गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और अपने यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जो आपका नील की खेती के लिए जो है यहाँ पे परेशान किया जाता था, 3 कठिया प्रथा। क्या कहिएगा, 3 कठिया प्रथा, क्या कहिएगा, 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध जो है गांधी जी को बोले कि हम लोग के साथ चलिए, किसान के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। तो गांधी जी इसको स्वीकार करते 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 फिर यहाँ से लखनऊ से निकल गए, कहाँ पे, तो क्या कहिएगा, कानपुर। फिर कानपुर भी पहुंच गया कौन, आपका ये कहा क्या बोले, राजकुमार शुक्ला, ठीक है, और बिरज किशोर जी कानपुर भी पहुंच गए। फिर कानपुर से बोले कि अच्छा कोई बात नहीं है, हम लोग चलेंगे, पहले हमको कलकत्ता जाना है। गांधी जी क्या बोले कि पहले हमको कलकत्ता जाना है, फिर कलकत्ता से हम पटना उतरेंगे, फिर आपके वहां चलेंगे। तो आप क्या कीजिएगा ना कि जैसे ही हम कलकत्ता पहुंचेंगे तो आ जाइएगा हमको लेने के लिए। तो ये क्या किए राजकुमार शुक्ल जी और बिरज किशोर जी, उसके आने से पहले ही कलकत्ता पहुंच गए। अगर आपको पूछ दे कि गांधी जी जो चंपारण आए थे, पटना आए थे, कहां से आए थे, गुजरात से आए थे, दिल्ली से आए थे, लखनऊ से आए थे, कहां, क्या कहिएगा, कलकत्ता से आए थे, ठीक है। तो याद रखना है, तो कलकत्ता से आए और यहाँ पे आकर के फिर चंपारण सत्याग्रह 1917, गांधी जी को यहीं से महात्मा बनना शुरू हो गए, ठीक है। तो हम आपको महात्मा सिर्फ बनाना चाह रहे थे, आगे चीज आप लोग जानते हैं, फिर कभी बात होगा तो बात करेंगे। तो गांधी जी जैसे ही कलकत्ता पहुंचे, कलकत्ता से यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद गांधी जी का पहला आपका जो है चंपारण सत्याग्रह से यहाँ से आपको गांधी जी महात्मा के रूप में निकल आए। फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह सफल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी 3 कठिया प्रणाली था यहाँ का समाधान हो जाता है, एग्रीरियन जो कमेटी बनाया था वो सारा चीज मान चुका। फिर आपका 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ पहला भूख हड़ताल हुआ। फिर खेरा आपका क्या बोलता है, खेरा जो किसानों का जो था खेरा आंदोलन, वहां पे भी हुआ। फिर जाके 1920 में आपका असहयोग आंदोलन चला, ठीक है, कि अब सहयोग नहीं करना है। फिर 1930 में जो है आपका क्या चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी अब आज्ञा नहीं मानना है। फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला, ठीक है। तो ये इतना सारा चीज है, मोटा मोटी चीज बताए, कहीं पे अंदर नहीं गए महात्मा गांधी को, क्योंकि राष्ट्रपिता है, इतना सारा चीज जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलते हैं। तो असहयोग आंदोलन 1922 में जब क्या हो गया, बंद हो गया,
ठीक है, चोरा चोरी घटना की वजह से तो जेल चले गए, और जेल से जब बाहर निकले तो 1924 में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। एक ही बार किए थे, बिल्कुल भी याद रखिएगा, बेलगाम अधिवेशन का, ठीक है। और 1916 वाला अधिवेशन का याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। दिसंबर के समय में था, 25 से 29 दिसंबर चल रहा था। तो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार, और 1924 में कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। बेलगाम अधिवेशन हो रहा था, पहला अधिवेशन था। देखिए, इतना अगर लिखेंगे तो सारा चीज बता नहीं पाएंगे, इसी वजह से आप लोग सब कुछ पढ़े लिखे होइएगा, तो जो भी सुनते हैं बस सुनते चलिए, बात को समझते चलिएगा, सारा चीज आपका क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कहानी महात्मा गांधी जी का। तो इसी के आने की वजह से सबसे बड़ा प्रवासी है, तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 2003 से ये मनाते हैं। ये दिवस 9 जनवरी 2003 से मनाने का शुरुआत हुआ है। साल 2016 में ये दिवस 2 वर्ष पर मनाना शुरू किया, जो आपको बता चुके हैं। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में हुआ था, ठीक है। इसका थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस किसकी, कौन मंत्रालय के तहत काम करती है? तो क्या कहिएगा? प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाते हैं विदेश मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, ठीक है। हम लोग का विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी है, ठीक है ना। बिल्कुल भी इसको तो एस जयशंकर जी का नाम याद रखना है, ठीक है। चले आगे चलते हैं। साल 2024 में कितने लोकसभा सदस्यों को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। ये फरवरी में किया जाएगा, 17 फरवरी को दिया जाएगा। अभी नहीं दिया गया है, अभी घोषणा हुआ है। कहां दिया जाएगा? दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी हम लोग का है ना, वहीं दिया जाएगा। तो कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? 5। देखिए, 5 व्यक्ति को संसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, और 4 व्यक्ति को जो है संसद महारत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ये दोनों याद रखिएगा, अभी बताते हैं कौन कौन है, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि ये शुरुआत कब से हुआ। सबकी हर चीज का शुरुआत होता है, जैसे हम लोग भारत रत्न देते हैं तो बोलते हैं ना कि भैया 1954 से देता है, ठीक है। किस किस क्षेत्र में देंगे, तो इसका भी तो कुछ क्राइटेरिया होगा। देखिए 2010 में ना, 2010 में एक हम लोग के राष्ट्रपति रहे, वैज्ञानिक रहे, आपको पता है, ठीक है, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के सलाह पर जो है ये आपको 2010 में प्रारंभ किया गया था। तो एपीजे अब्दुल कलाम सलाह ये दिए थे हम लोग के जो है डॉक्टर साहब थे, राष्ट्रपति रहे पूर्व। तो उसने ये कहा था कि देखिए, जो भी संसद जो अच्छा कार्य करता है, ठीक है, उसके लिए उसको प्रोत्साहन करना चाहिए। और एक फाउंडेशन है, ठीक है, उस फाउंडेशन के द्वारा बोला गया कि ये आपका, और ये सबसे पहले आपका तमिलनाडु में ही शुरू हुआ था, ठीक है। तो एक क्या है, एक फाउंडेशन के द्वारा प्रत्येक संसद को क्या किया जाए? सम्मानित किया जाना चाहिए। तो ये परंपरा आपका 2010 से निकल के सामने में आया, और 2010 से हर बार आपको दिया जाता है, ठीक है। तो इस बार देखिए, इस बार संसद रत्न पुरस्कार 5 व्यक्ति को दिया जाएगा। इस बार 5 सांसदों में से संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें क्या है? सुकांत मजूमदार है, ये बीजेपी के हैं, ये बिल्कुल भी इसका नाम याद रखिएगा, सुकांत मजूमदार बीजेपी के हैं, ठीक है। श्रीकांत एकनाथ शिंदे ये शिवसेना के हैं, ठीक है ना। उसके बाद सुधीर गुप्ता बीजेपी के हैं, और अमोल राम सिंगल कोल है, ये एनसीपी के हैं, और कुलदीप राम शर्मा ये आपका किसके हैं? ये आपका कांग्रेस के हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी इतना याद रखना है, ये 5 व्यक्ति को इस बार संसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। सुकांत मजूमदार बीजेपी के, बिल्कुल याद रखिएगा। श्रीकांत एकनाथ शिंदे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपका शिवसेना के। सुधीर गुप्ता बीजेपी के हैं, अमोल राम सिंगल कोल है, ये एनसीपी के हैं, और कुलदीप राम शर्मा ये किसके हैं? तो ये क्या कहिएगा? ये भी आपको जो है कांग्रेस के हैं, ठीक है। तो चलिए, ये इतना सारे लोग हैं। चलिए थोड़ा सा आपको संसद महारत्न पुरस्कार जो है किसको किसको दिया जाएगा उसके भी बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि जरूरी है। देखिए, ये पुरस्कार, महारत्न पुरस्कार जो है ना, आपको किसको किसको दिया जाएगा बता देता है। ये किसके लिए दिया जाएगा? 17वें। देखिए, संसद रत्न पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और महारत्न पुरस्कार जो है ना 5 साल में, यानी एक लोकसभा के कार्यकाल में एक ही बार दिया जाएगा। तो अभी हम लोग का क्या लोकसभा चल रहा है? 17वीं लोकसभा चल रहा है ना। तो 17वीं लोकसभा के लिए आपका खत्म होगा 2024 में, अब इलेक्शन होने वाला है, आप लोग को पता ही है। तो 17वां लोकसभा के लिए 4 व्यक्ति को संसद महारत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है ना। तो संसद महारत्न पुरस्कार के लिए नामित कौन किए? इनके प्रेमचंद, ये किसके हैं? आरएसपी से, केरल के हैं ये, ठीक है, इसको दिया जाएगा। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी, ये कांग्रेस के हैं, बंगाल से आता है, इसको दिया जाएगा। उसके बाद विद्युत बैनर कौन है? बरन महतो, ये भी बीजेपी के, और हिना विजय कुमार गौर, ये भी बीजेपी के हैं, ठीक है। तो हिना विजय कुमार को याद रखिएगा, बीजेपी महारत्न पुरस्कार मिलेगा। विद्युत बरन मेहता बीजेपी की है, इसको भी महारत्न मिलेगा। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के हैं और पश्चिम बंगाल के हैं, विपक्ष दल के नेता भी है लोकसभा में, है ना। तो इसको भी आपको महारत्न। और एनके प्रेमचंद, ये आरएसपी, ये केरल से है, ठीक है ना, ये केरल से, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी महारत्न और रत्न पुरस्कार याद रखना है। 17 फरवरी को समारोह मतलब राष्ट्रीय राजधानी में दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को पहले बता ही दिए। चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे ना 2-3 चीज आपको हम स्किप कर दिए, ये चीज बताना चाहिए था मगर हम बताए नहीं। 9 जनवरी को तो हम लोग क्या मना लिए? 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाए? तो क्या कहिएगा? 9 जनवरी को हम लोग मनाए थे प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को हम लोग क्या विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? तो 10 जनवरी पहली बार जो है 1975 में नागपुर में आपका विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो 10 जनवरी को ये मनाते हैं। और 10 ही जनवरी को हम लोग क्या है ना, लाल बहादुर शास्त्री का 10 जनवरी को जो है हत्या हुआ था ताशकंद में, ठीक है, ताशकंद में। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, क्योंकि जनवरी है, 10 जनवरी है, तो ये चीज थोड़ा सा बता देना जरूरी है, ठीक है।
तो याद रखना है। तो कौन सा बोले, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाता है, ठीक है ना। और 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, फिजी में हुआ था, ठीक है। फिजी का राजधानी सुवा, प्रशांत महासागर द्वीपीय देश है, छोटा सा देश है, ठीक है। और ये भी बिल्कुल भी बात को समझते चलना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आइए। ओएनजीसी के किस नदी बेसिन के अपतटीय क्षेत्र में अपने प्रमुख गहरे पानी का परियोजना से तेल उत्पादन शुरू किया है। आराम से सुनिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिए, वीवीआई कर लीजिए, ठीक है। क्या है, ओएनजीसी ने किस नदी बेसिन के अपतटीय क्षेत्र में अपने प्रमुख गहरे पानी की परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर लिया है, ठीक है। तो ये केजी बेसिन हो जाएगा आपका, कृष्णा गोदावरी, ठीक है। ये आपका कौन हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी बेसिन से। देखिए ओएनजीसी का, ठीक है, क्या कहिएगा, ओएनजीसी का ये पहला फ्लैगशिप गहरे पानी का आपका ये पहला प्रोजेक्ट, पहला परियोजना है जो आपका केजी बेसिन में शुरू किया गया है। और ये आंध्र प्रदेश देख रहे हैं ना, चलिए थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। ये जो आंध्र प्रदेश वाला तट देख रहे हैं, यहाँ से आपका त्रिम्बकेश्वर से आपका एक नदी निकलता है गोदावरी, और इधर से कहाँ चले गए हैं यहाँ से निकलेगा ना, ये त्रिम्बकेश्वर नासिक से एगो नदी निकलता है गोदावरी, ठीक है। ऐसे करके कहा चला रहे हैं नदी को हम, ठीक है। ये त्रिम्बकेश्वर से ऐसे करके नदी चलता है, और एगो यहाँ से आपका महाबलेश्वर से ये कृष्णा नदी निकलता है, और ये दोनों नदी आगे आकर के यहाँ पे डेल्टा बनाता है। तो ये आंध्र प्रदेश का जो तट है, इस तट को कौन सा तट कहते हैं, गोलकुंडा तट कहते हैं ना, गोलकुंडा तट। तो ये तट से इस तट से कितना किलोमीटर दूर है, तो 35 किलोमीटर दूर ये प्रोजेक्ट लगाया गया है, ठीक है। और ये टोटल 3 क्लस्टर में बनाया गया है, 1 2 3, ठीक है। और अभी जो उत्पादन शुरू हुआ है ये दूसरा क्लस्टर से शुरू हुआ है, याद रखिएगा। और इस क्लस्टर का नाम है केजी, ये नाम तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, DWN, केजी DWN, ठीक है। 82 कितना कहिएगा, हाँ ठीक तो है। ये क्या कहिएगा, 90 ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, 92 ठीक है, 98/2 है, ठीक है, 98/2। ये बिल्कुल भी इस ब्लॉक का नाम याद रखिएगा, कौन सा ब्लॉक से तेल उत्पादन शुरू हुआ है, आपको यहाँ से हम बढ़िया से लिख देते हैं। क्या कहिएगा, कृष्णा गोदावरी बेसिन, DWN, ठीक है। इस ऊपर में ये कौन सा बताए थे आपको, 98/2 ये ब्लॉक है। ये क्या है, इसी ब्लॉक से आपका ये तेल निकाला जा रहा है, और ये ब्लॉक आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ये 3 क्लस्टर है, 3 क्लस्टर में ये दूसरा क्लस्टर से निकाला जा रहा है, और ओएनजीसी का ये पहला फ्लैगशिप कार्यक्रम है, एकदम बिल्कुल भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है ना, कुछ कहने का बात नहीं। थोड़ा सा आपको बता दें इसके थोड़ा सा कहानी, इसका कहानी ये है ना कि अगर ये काम जैसे जिस हिसाब से ये शुरू किया गया है, इसको 2021 में प्रारंभ करना था, ठीक है। कोरोना आकर के ये चीज हो नहीं पाया, ठीक है ना। अगर इसमें जानते हैं प्रत्येक दिन जो है 45 कितना कहिएगा, 45,000 बैरल, 45,000 बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल निकाला जाएगा। उसके बाद 10 मिलियन का कहिएगा क्यूबिक मीटर, 10 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है आपका डेली गैस निकाला जाएगा, ये बात समझ जाइए, ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारा चीज निकलेगा तो हम लोग का जितना तेल का और गैस का आपूर्ति, उसमें से 7% का योगदान इसका रहेगा, 7% तेल का भी और 7% गैस का भी। अब समझ जाइए कितना सारा चीज हो गया। 7% तेल का उत्पादन देगा, प्रत्येक दिन 45,000 बैरल तेल निकलेगा, और प्रत्येक दिन 10 मिलियन क्यूबिक जो आपका होता है ना, ये क्या बोलते हैं, क्यूबिक मीट्रिक जो होता है गैस, आपका जो मीटर आपका गैस निकलेगा, प्रत्येक दिन निकलेगा, और 7% का योगदान होगा। और आपको पता होना चाहिए कि अभी हम लोग तेल टोटल 85% तेल आयात ही करता है, ठीक है, 50% गैस आयात करता है। अगर ये एक ब्लॉक का ये कहानी है, अगर यहाँ पे पूरा सारा चीज शुरू हो जाए तो भारत को कितना तेल में जो है राहत मिल सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए बिल्कुल भी बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, और इस बेसिन को बिल्कुल भी जान लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा कृष्णा गोदावरी से संबंधित चीजों को आपको हम बताते चलते हैं, ठीक है। इतना तो समझ गए ना कि क्या निकलेगा, कौन सा बेसिन का नाम है, दूसरा क्लस्टर से निकलेगा। तो थोड़ा सा आपको हम ले लेते हैं यहाँ पे कहानी, ठीक है। कहानी क्या है, कहानी कुछ नहीं है आपको, क्योंकि कृष्णा और गोदावरी का बात हुआ है। देखिए महाराष्ट्र में से ये आपका पश्चिमी घाट बताया था आप लोग को ना, ये पश्चिमी घाट है, और ये यहाँ से हमको ऊपर का है खींच रहे नदी को आज, ठीक है। ये आपको ऐसे करके पहाड़ी बना लीजिए, ठीक है। इस जगह का नाम क्या है, तो क्या कहिएगा, त्रिम्बकेश्वर है, क्या कहिएगा, त्रिम्बकेश्वर है, त्रिम्बकेश्वर है, ठीक है। और यहाँ पे जो नदी निकलता है ये क्या है, महाबलेश्वर है, ये क्या है, महाबलेश्वर है, ठीक है। ये सब बिल्कुल भी याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है महाबलेश्वर से। तो महाबलेश्वर से जो नदी निकलता है इसको क्या कहिएगा, ये कृष्णा नदी है, क्या कहिएगा, कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी है। और यहाँ से जो नदी निकलता है वो नदी कौन सा नदी है, ये नदी को क्या कहिएगा, गोदावरी नदी है, ये क्या है, गोदावरी। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी, दक्षिण का गंगा,
दक्षिण की नहीं बोल रहे हैं, दक्षिण का। दक्षिण का कहने का मतलब ये होगा कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? गंगा नदी है, जिसका 2510 किलोमीटर या 2525 आपको मिलता है, इतना लंबाई है। तो उसी तरह से दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी है आपका कौन? गोदावरी नदी। बिल्कुल याद रखिएगा। कितना है भैया लंबाई इसका? 1465 किलोमीटर, ठीक है, तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। और दूसरे नंबर में आपका कृष्णा आता है, जिसका लंबाई कितना है? 1400 किलोमीटर है। ये दोनों बिल्कुल भी याद रखिएगा। और तीसरे नंबर में कावेरी आता है, जिसको हम लोग दक्षिण की गंगा कहते हैं, क्योंकि गंगा के तरह मान्यता प्राप्त है, इसी वजह से दक्षिण की गंगा। और दक्षिण का गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी, उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, इसी वजह से ये गोदावरी नदी है, ठीक है। तो इसका कुछ सहायक नदी है, इसको बिल्कुल भी थोड़ा सा जान लीजिएगा। तो इसका कुछ सहायक नदी क्या है? जैसे वेन गंगा है, क्या कहिएगा? वेन गंगा, पेन गंगा। देखिए हम लिखेंगे नहीं, ज्यादा हमको समय लगेगा, ठीक है। उसके बाद परानहिता, देखिए वेन गंगा और पेन गंगा मिल जाता है ना, तो परानहिता बनता है। उसके बाद परानहिता, उसके बाद क्या है? वर्धा, क्या कहिएगा? वर्धा। वर्धा के बाद आप क्या कहिएगा? देखो आपका इधर से इंद्रावती आता है, क्या कहिएगा? इंद्रावती। इंद्रावती, फिर आपका क्या आता है? सबरी, क्या कहिएगा? सबरी। सबरी, फिर आपका मंजीरा। मंजीरा, ये सब किसका सहायक नदी है? ये सब सारा नदी है गोदावरी नदी का सहायक नदी है। और ये महाराष्ट्र से निकलता है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ के साथ थोड़ा सीमा साझा करता है, इधर थोड़ा सा उड़ीसा में लगता है, और ऐसे करके यहाँ पे आ जाता है। और बहुत बड़ा नदी बेसिन है ये, तो इसका इतना सारा सहायक नदी याद रखेगा। कौन? क्या कहिएगा? वेन गंगा, पेन गंगा, परानहिता, वर्धा, इंद्रावती, ठीक है। उसके बाद क्या बोले? शबरी, और उसके बाद मंजीरा। ये सारा इसका नदी है, ये इंपोर्टेंट सहायक नदी। बहुत बार पूछता है वेन गंगा किसका है, पेन गंगा किसका है, इंद्रावती किसका है, वर्धा किसका है, तो बिल्कुल भी आपको पता होना चाहिए। ये होगी आपका कौन सा नदी भैया? तो ये नदी है आपका कृष्णा नदी। ये कहां से निकलता है? ये महाबलेश्वर से निकलता है। और ये कौन सा रेंज से निकला था? आपको क्या बोलते हैं ना, आपका सह्याद्री रेंज है, पश्चिमी घाट का पड़ता है। और ये आपका महाबलेश्वर है, ये भी आपका दक्षिणी ही, ये मतलब पश्चिमी घाट से निकलता है। और ये नदी, इस जगह का नाम आपका महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर से निकला। और इसका कुछ सहायक नदी है, इसका जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है, इसको याद रखिएगा, तुंगभद्रा है। क्या कहिएगा? तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा के बाद इधर से आइएगा तो एक नदी आपको मूसी नदी मिलेगी, मूसी नदी। देखो भीमा नदी मिलेगा, भीमा, भीमा का नाम सुने कि नहीं? कोयना नदी, कोयना, कोयना नदी मिलेगा आपको, कोयना, ठीक है। तो भीमा है, कोयना है, तुंगभद्रा है, मूसी है। एगो आपका दूध गंगा, जैसे वेन गंगा, पेन गंगा इसका है ना, तो इसका दूध गंगा है। क्या कहिएगा? दूध गंगा। बिल्कुल भी याद रखिएगा, बहुत फंसा देता है कि वेन गंगा, पेन गंगा गोदावरी का है, और दूध गंगा किसका है? तो क्या कहिएगा? आपका कृष्णा नदी का। फिर इधर से आइएगा तो आपको कावेरी नदी मिलेगा, और कावेरी नदी के बाद फिर इधर से आपका ये वैगई नदी मिलेगा, एक छोटा सा नदी है, ठीक है, वैगई नदी। तो ये वाला एरिया पता होना चाहिए, यही है आपका क्या, ये वाला क्षेत्र में आपका बनाया गया है प्रोजेक्ट, ठीक है। कई क्लस्टर में है, अभी दूसरा क्लस्टर का काम शुरू हुआ है। अब प्रत्येक दिन 45, कितना कहिएगा? एकदम याद रखिएगा, 45,000 बैरल क्या करेगा? आपको तेल निकाल सकता है यहाँ से, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। और यहाँ पे कुछ इस नदी पे डैम भी बना गया, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा ना, गोदावरी नदी पे आपका एक बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट चलता है, ठीक है ना। उसका क्या नाम है? बड़ा अच्छा नाम है, ठीक है। उसके बाद कृष्णा नदी पर तो आपको जानते ही हैं, श्रीशैलम बांध है, नागार्जुन बांध है, ठीक है ना, इस पे है, ठीक है। और इस पे गोदावरी पे बड़ा, हाँ, कौन सा बड़ा बढ़िया नाम है उस प्रोजेक्ट का, नाप्ता झागड़ी नहीं, उधर चलता है, अभी दिमाग से मिस हो रहा है, ठीक है। जैसे याद आता तो बता देंगे, मगर ये याद रखिएगा, श्रीशैलम बांध और कृष्णा, ये क्या बोलते हैं, कौन सा बांध बोले थे? हाँ, श्रीशैलम बांध और नागार्जुन बांध, इसमें है आपका कृष्णा नदी पे। और कावेरी पे मैटूर बांध है, तो आप लोग जान ही रहे हैं। बिल्कुल भी ये इंपोर्टेंट बताया है, ये सब इतना नदी का नाम सबको आपको बिल्कुल भी कि कहां से निकलता है, तो क्या कहिएगा? त्र्यंबकेश्वर से निकलता है। कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट है, सह्याद्री पर्वत का, वो सह्याद्री पर्वतमाला का बोलते हैं ना हम लोग, सह्याद्री पर्वत का ये भाग में आता है। फिर ये भी पश्चिमी घाट से निकलता है, ये महाबलेश्वर से निकलता है। सहायक नदी बिल्कुल भी जानते चलना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा तो फंस जाइएगा, ठीक है। जब फंस जाइएगा तो उस टाइम कोई फायदा नहीं है दिमाग लगा करके। इसी वजह से तैयार रहिए, ऐसा कीजिए कि हर चीज आपके पास होना चाहिए। ओएनजीसी ने अपने फ्लैगशिप गहरे पानी के प्रोजेक्ट से क्या किया है? पहली बार कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। अभी आपको बोले ओएनजीसी, अब ठीक है, थोड़ा ओएनजीसी के बारे में जानिए, क्योंकि महारत्न कंपनी है तो बिल्कुल भी जानना जरूरी है। ओएनजीसी का स्थापना 1956 में हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और ये महारत्न कंपनी है, ठीक है ना। ये ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है ओएनजीसी, ये याद रखना है, ठीक है। तो ओएनजीसी का क्या है? फ्लैगशिप और गहरे पानी का पहला प्रोजेक्ट है, ठीक है। कच्चे तेल के उत्पादन किया बंगाल की खाड़ी में, KGDWL 98/2, ये याद रखना है, इसी ब्लॉक से निकल रहा है। और ये कौन सा क्लस्टर में आता है? दूसरे क्लस्टर में आता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जल सीमा से 35 किलोमीटर दूर ये ब्लॉक को जो है 1, 2, 3 जो सारा चीज हम आपको बताई दिए, क्योंकि हम खुद अपने भाषा में लिखते हैं। क्लस्टर 2 से तेल का उत्पादन किया गया है। इस प्रोजेक्ट से देश के मौजूदा तेल उत्पादन में 7% और प्राकृतिक गैस में 7% के उत्पादन होगा यहाँ से, ठीक है। 45,000 बैरल प्रत्येक दिन और 10 मिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस प्रत्येक दिन यहाँ से निकाला जाएगा। तो ये बिल्कुल भी हम लोग के लिए इंपोर्टेंट है, जो आपको हम बताए हैं, याद ध्यान दीजिएगा। कृष्णा गोदावरी बेसिन में ऐसा होने वाला, तो समझ रहे हैं। चलते हैं आगे।
लॉर्ड क्या है, लैंड एडवेंचर। देखिए लैंड एडवेंचर में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मरणोपरांत 2022 किससे सम्मानित किया गया? तो कल ये जानिए, तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार हम लोग देते हैं, साहसिक के लिए देते हैं। ये तेंजिंग नॉर्गे कौन था? तो जान लीजिए कि 1953 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कौन? तेंजिंग नॉर्गे और एडमिन हेनरी पहुंची थी। कब कीजिएगा? तो कितना, 29 मई को। 29 मई को हम लोग माउंट एवरेस्ट डे भी मनाते हैं, ठीक है ना। तो 1953 में, तो इसी के नाम पे हम लोग तेंजिंग, और ये नेपाल का था। तेंजिंग नॉर्गे कहाँ का था? नेपाल का था। और एडमिन हेनरी कहाँ का था? न्यूजीलैंड का था। ये दोनों आदमी का नाम याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कब पहुंचा? तो 1953 में। तो इसी के याद पे, नॉर्गे के बाद याद पे हम लोग तेंजिंग नॉर्गे साहसिक पुरस्कार देते हैं। और ये 3 क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे ये लैंड एडवेंचर है ना, तो आपका सी में भी दिया जाता है, वायु में भी दिया जाता है। तो लैंड एडवेंचर में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार कल 9 जनवरी था, तो कल ही दिया जा रहा था, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। मरणोपरांत दिया गया है, और ये बहुत बड़ी बात है, जिसको मिला है ये है सविता कंसवाल। भी बताते हैं इसके बारे में, किसको सम्मानित किया है? सविता कंसवाल को मिला है। कल राष्ट्रीय खेल भी दिया गया है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया है। टोटल 26 व्यक्ति को अर्जुन पुरस्कार, और किसका? आपको चिराग शेट्टी और कौन था वो, क्या बोलते हैं उसको, चिराग शेट्टी, और बड़े बढ़िया नाम था ना। और 2 व्यक्ति को जो है बैडमिंटन के लिए आपका खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, 26 व्यक्ति को आपको दिया गया अर्जुन पुरस्कार। कुछ आदमी को फिर आपका ये भी दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको, अरे खेल में जो प्रशिक्षण के लिए दिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार, ये सारा चीज हम बता चुके थे जब घोषणा हुआ था। आज वो सब इतना सारा चीज बताएंगे नहीं, फिर लेट हो जाएगा, ठीक है। चिराग शेट्टी वाला याद बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उसको हम बताते हैं। हाँ, फिर क्या है, तो इसी में ना ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? साहसिक राष्ट्रीय पुरस्कार। और इस पुरस्कार में ये जो सविता कांसवाल है, ये उत्तराखंड की है। इसका जो है ना निधन हो गया 2022 में, एक अभियान करते करते, ठीक है। 2022 में उसका पिता और माता आए थे। हम आप देख के बहुत भावुक हो गए, और आपको भी देखिएगा तो आप भी भावुक हो जाइएगा कि देखिए कैसे। इसी वजह से मैं क्वेश्चन बनाया हूं कि क्वेश्चन यहां से पूछने का संभावना ये ज्यादा रहता है। देखिए ये है 2022 में इसका मृत्यु हो गया था। एक मतलब अभियान था, पर्वतारोही अभियान ही कर रही थी, ठीक है। और ये जानते हैं इसका उपलब्धि क्या है? 16 दिन के भीतर, 16 दिन में जो है ना आपका मकालू देख रहे हैं ना, और एवरेस्ट पर पहुंची थी 16 दिन के भीतर। सबसे सर्वोच्च चोटी जानते हैं ना, 8000 मीटर से भी अधिक है, यानी 8850 मान के चलिए, इतना मीटर के ऊपर मकालू में भी चली थी, और इसमें चली थी, एवरेस्ट पे चली थी 16 दिन के भीतर, ठीक है। 2022 में इसका मृत्यु हो जाता है। इसके पिताजी आए थे, जब आए ना तो जानते हैं रोने लगे, मतलब देखने वाला पल था। और हम जो भी क्वेश्चन बनाते हैं ना, ये हम ऑन द स्पॉट काम करते, फिर जाके मेरा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए ये रो रहे थे, ठीक है, देखे ना एकदम भावुक हो जाते हैं। हम लोग के राष्ट्रपति जब दे रहे थे, रो रहे थे। इसकी मम्मी यहाँ बैठी है, रो रहे थे। बेटी नहीं है, अब भाई बेटी नहीं है, सम्मान लेने आए तो कोई भी आदमी थोड़ा सा आ जाता है भाई, है ना। तो बहुत बड़ी बात हो जाता है। 2022 में इसका आपका कांसवाल का मृत्यु हो गया, और ये पुरस्कार इसको दिया गया है। देखिए अभी हम बोल भी रहे ना, तो मेरे मन में मतलब वो कल वाला सीन याद आ रहा है, ठीक है ना। तो देखे, थोड़ा सा लगा कि देखिए, तो इसका बहुत बड़ा उपलब्धि रहा है, ठीक है। सविता कांसवाल उत्तराखंड की थी, ठीक है। तो इसी को तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। सविता कांसवाल उत्तराखंड की क्या पर्वतारोही थी। उसने 16 दिन के में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू में फतह की थी, ठीक है। करने वाली पहली भारतीय महिला है, समझ जाइए। 16 दिन के भीतर माउंट मकालू चीन में पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका माउंट मकालू, और क्या कहते हैं, ठीक है, चीन क्या करे, नेपाल ना, हाँ। तो माउंट मकालू और क्या कहिएगा, एवरेस्ट पर 16 दिन के भीतर ये चली थी, ठीक है। महिला सविता की 2022 में एक हिम संकलन के दौरान, जो होता है ना हिम का जो टुकड़ा होता है, उसी के दौरान इसका जो है मृत्यु हो जाता है। और उसको इसी उपलब्धि के लिए क्या कि मतलब ऐसा कोई नहीं, कही पहली भारतीय थी जो 16 दिन के अंदर ये मकालू में फतह और माउंट एवरेस्ट में फतह की थी। तो बिल्कुल भी तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार याद रखेगा, मरणोपरांत दिया गया है, ये इंपोर्टेंट है। हाँ, तो यहाँ पे अभी क्या राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो आपको दिया जा रहा था, मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार। यहाँ पे और एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, जो पैरा ओलंपिक में खेल के जीत के लाई, हम लोग का कहाँ से, चाइना से, जो पैरा ओलंपिक चौथा हो रहा था, ठीक है, 4th एडिशन का। एक कौन थी वो, शीतल देवी, ये जम्मू कश्मीर की है। इसका भी क्वेश्चन तो इसके बारे में आपको बताइए, तीरंदाज करती है, ठीक है, तीरंदाजी करती है। इसको भी दिया गया अर्जुन पुरस्कार। देखने लायक था ये भी, पुरस्कार लेने के हाथ नहीं था, ठीक है, मतलब देखने लायक, सही में मूवमेंट देखने लायक। और इस तरह का कोई भी अगर सेरेमनी हो तो देखिए आप लोग भी, ठीक है। बहुत देख करके एक लगता है कि यार, तो ये भी शीतल देवी गई थी, तीरंदाजी करती है। ये 2 स्वर्ण लेके आई थी हम लोग का, कहाँ पे, हांगजू चाइना में, जो आपका क्या हो रहा था, आपका अभी हो रहा था ना पैरा ओलंपिक गेम, नहीं हो रहा था, पैरा एशियाई गेम हो रहा था आपका हांगजू चीन में, ठीक है। ये चौथा एडिशन था, है ना। तो इसी में 2 गोल्ड जीती थी, तो इसी को उपलब्धि के लिए उसको भी ये पुरस्कार दिया गया। अर्जुन पुरस्कार हम बता चुके थे, 26 में से एक शीतल देवी भी थी, जो क्या करती है, आपका तीरंदाजी करती है। तो इसको भी नाम तो याद रखेगा। ये तो जो फेमस चेहरा होता है ना, उसी का क्वेश्चन बनता है। देखिएगा, ये सबसे क्वेश्चन रहना ही रहना, नहीं रहने का
कोई सवाल नहीं है। चलिए बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है हम लोग, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को के 46वें धरोहर समिति की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है? तो ये बात समझिए कि यूनेस्को का जो है ना आपका क्या है, 46वें धरोहर समिति की जो है अध्यक्षता के लिए चुन लिया गया, और ये चुना है अपने भारत को। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है। G20 जैसा सम्मेलन हम लोग हुआ, और उसके बाद इतना बड़ा सम्मेलन, यानी आप यूनेस्को का UNESCO यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 16 नवंबर क्या कहिएगा, 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में, ठीक है। इस बिल्कुल भी याद रखिएगा, ये यूएन बॉडी है, ठीक है ना। आपको बताया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा यूरोप का सांस्कृतिक चीज, पुस्तकालय, सारा चीज खत्म हो गया था, उसी के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया था, यूएन बॉडी है। तो 46वां जो सत्र होगा, और ये सत्र जुलाई में होने वाला है, जुलाई में होने वाला है। हम लोग का जो है ना यूनेस्को में भारत का जो अस्थायी प्रतिनिधि है, ठीक है, वो विशाल वी वर्मा है, ठीक है। तो विशाल वी वर्मा का नाम बिल्कुल भी याद रखिएगा, क्योंकि अभी ये चलने वाला है। तो क्या कहिएगा, यूनेस्को में भारत का अस्थायी सदस्य जो है वो कौन है, तो विशाल वी वर्मा है। उसी के द्वारा ये कल आपको एक्स में, यानी क्या बोलते हैं उसको, अरे ट्विटर, वही एक्स में ये बात बोला गया कि हम लोग को जो है 46वें धरोहर समिति के लिए अध्यक्षता मिल गया है। और ये अध्यक्षता का मतलब ये होता है कि प्रत्येक साल इसका बैठक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कौन से स्थल को, कौन सी संपत्ति को विश्व विरासत सूची में रखना है, नहीं रखना है, ये काम इसी के द्वारा किया जाता है, इसी समिति के द्वारा किया जाता है। और इसी समिति के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का जो बैठक होता है, इसी के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल भी याद रखिएगा। तो हम लोग का नई दिल्ली में होने वाला है, विशाल वी वर्मा बोले हैं ये बात कि नई दिल्ली में जुलाई में होने वाला है, ठीक है। और भारत 46वें धरोहर समिति का अध्यक्षता कर रहा है, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, एकदम बिल्कुल भी समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बिल्कुल यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, तो क्या कहिएगा, आंद्रे अजोला है। मुख्यालय तो आपको बता ही दिए हैं। हम लोग के पास टोटल 42 को यूनेस्को आपका धरोहर स्थल में क्या कहिएगा, ये विरासत स्थल है। और अमूर्त मतलब इंटेंजिबल में कहेगा तो अभी हाल फिलहाल में गरबा को दिया गया था, उससे पहले किसको दिया गया था, तो दुर्गा पूजा को। तो ये सारा चीज हम बता ही दिए हैं, मगर ये इतो बात याद रखिएगा कि 46वें धरोहर समिति की अध्यक्षता भारत को मिला है, और जुलाई में ये होने वाला है। विशाल वी वर्मा का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 3-4 चीज याद रखना है। म्यूजिक सिटी ग्वालियर था, साहित्यिक सिटी कोझिकोड था, 42वां तो होशियार वर्ष का जो होशियार समूह के मंदिर उसको दिया गया था, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में गरबा को इंटेंजिबल में दिया है, ठीक है ना। इतना याद होना चाहिए, भारत में होगा। अब आइए, विश्व धरोहर समिति में यूनेस्को की हर वर्ष विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन करता है। किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, ये समिति के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए, ठीक है। 46वें धरोहर समिति का अध्यक्षता भारत के पास, ठीक है ना। भारत इस चीज का क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। कब करेगा, जुलाई में करेगा। यूनेस्को से संबंधित तो चीजें समझ ही गए हैं। अब इसका मुख्यालय तो पेरिस में जान ही रहे हैं, पेरिस, अभी जो वही पेरिस जो अभी आपका गैब्रियल अटल गे, क्या बताता है, गैब्रियल अटल बताया था ना, गे जो ट्रांसजेंडर है, पहला 34 साल का प्रधानमंत्री बने भैया, इतना कम उम्र के बने हैं, ऊपर से गे हैं, प्रधानमंत्री भी बना दिया है। अब समझ जाइए, समझ गए। चले, हाँ, मेरे हिसाब से सारा क्वेश्चन हो गया है। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को याद करते चलना है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता है, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों को दीजिए, जिससे अगर आपका लाइक शेयर से अपना हौसला बढ़ता है, और इससे बेहतर से बेहतर हम आपको क्या दे सकते हैं, ठीक है, एक प्रेरणा मिलता है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे कल, यानी 11 जनवरी।